गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने मैं कुछ इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमें तैयारी सिविल सर्विसेज की करने में क्या समस्याएं आ रही हैं और कैसे ऐसी तैयारी करें जिससे कि जो हमारी सफलता है, जो हमारा सक्सेस है, वह अचीव हो जाए। हमने एक मेंटरशिप कार्यक्रम आरंभ किया 15 जुलाई से। उस मेंटरशिप कार्यक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसको कहेंगे, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये रही है कि हम उसमें जीएस के जो चारों पेपर हैं, इसके अलावा जो सीसेट के पेपर्स हैं, इसके अलावा जो एसे है हमारा, इनको इंटीग्रेट करके एक ऐसा डिजाइन किया जाए कोर्स को जिसमें हम 1 वर्ष की अवधि में उसको इस तरीके से तैयार करें जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, हम आंसर राइटिंग भी कर सकें, हम चीजों को समझ भी सकें, परीक्षा में उसका आंसर भी दे सकें, क्वेश्चंस की डिमांड भी समझ सकें। ऐसे बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो हम प्राप्त कर सकें, ये उद्देश्य था उसका। इसके पीछे कारण यह है कि अगर हम जीएस पर गौर करते हैं जब, तो ये सबने जिसने भी तैयारी की है उसने सबने यह देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो जीएस का पेपर 1 to 4 है, वो कहने के लिए भले 4 पेपर्स में बांटा है हमने कई सब्जेक्ट्स को, लेकिन उनका जो आपसी संबंध है, जो इंटर रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। अगर हम किसी भी टॉपिक की बात करें तो उसका हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, एथिकल, जितने भी तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं, उनकी समझ अगर हमारे पास नहीं है तो हम शायद उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो आइडिया यह था इस मेंटरशिप कार्यक्रम का कि हम इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को ध्यान में लेकर चलें और उसी इंटीग्रेशन को समझाएं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और अगर वो स्टूडेंट उसको समझता है तो वो अपना परफॉर्मेंस सुधार लेगा। तो 15 जुलाई से जो कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स ने दिखलाया और जो शेड्यूल दिए गए उसके हिसाब से जो कार्य किया उन्होंने, उसको देखकर ऐसा लगा कि उनके पास वो कैपेसिटी है जो उनको सक्सेसफुल बना सकती है, प्रोवाइडेड कि हम उसको एक सही दिशा दे दें और हम उन चीजों को समझ लें जो परीक्षा के लिए, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट मोटिवेटेड इटसेल्फ मी कि आपने कैसा रिस्पॉन्स किया, इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रही मेरे लिए भी, और मेरा अनुभव भी इसमें बहुत यूनिक रहा इस तरीके से कि शायद मैंने अपेक्षा नहीं की थी इतना अच्छा रिस्पॉन्स छात्रों का कि वो ऐसा परफॉर्मेंस शो करेंगे। अपना रिस्पॉन्स करने का मतलब यह मेरा उनके परफॉर्मेंस से है, उनका परफॉर्मेंस ऐसा होगा, ये मैंने शायद बहुत परिकल्पना नहीं की थी उसकी। खैर, तो जो हमने इसमें काम किए उसमें हमने शुरुआत से मैं अगर बताऊं एक एक करके, तो सबसे पहले हमारा जो काम था उसमें मैंने ये इंस्ट्रक्ट किया था, शेड्यूल जो बनाया उसमें यह इंस्ट्रक्शन था कि आप सिलेबस को डिकोड करेंगे। सिलेबस केवल पढ़ेंगे नहीं, डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब क्या है कि आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में अलग अलग सब्जेक्ट्स क्यों रखे गए हैं, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक किस दूसरे सब्जेक्ट के किस दूसरे टॉपिक से आपस में जुड़ता है, इसकी समझ जिसको कहते हैं वह हो। नॉट टू रीड द सिलेबस बट टू स्टडी द सिलेबस। रीडिंग और स्टडिंग में मेरे ख्याल से अंतर सबको समझ में आता है कि हम रीडिंग नहीं करेंगे सिलेबस की, हम उसको स्टडी करेंगे थॉरोली और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी इंट्रिकेसी कहां कहां है, कौन कौन सी चीज उसमें छुपी हुई है जो एग्जामिनर हमसे चाहता है कि आप उसको समझें और उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस तक पहुंचे। तो सबसे पहला काम हमने यह किया कि हमने सिलेबस को डिकोड कराया, और डिकोड करने के बाद यह देखा, स्टूडेंट्स ने देखा खुद ही कि उनकी समझ कैसे विकसित हो रही है। कुछ लोगों ने तो ऐसा डिकोड किया विच वाज सरप्राइजिंग टू मी ऑल्सो, कि इस तरीके से भी डिकोडिंग कर सकते हैं और इसका एडवांटेज उनको डेफिनेटली उनको मिल रहा है। दूसरी बात कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जहां तक बात आती है, मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि
कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है वह इस परीक्षा की सफलता की अनिवार्य शर्तों में से एक है कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर ली है तो आप सफलता के निकट पहुंच गए हैं। अब थोड़ी सी मेहनत और की जाएगी तो आप सफल हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वह है कि हमारे पास बुनियादी शब्दों की जानकारी, वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, जिसका सबसे अच्छा स्रोत हम सभी जानते हैं कि वह एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, क्लास 6 से लेकर 11th 12th तक की। मैंने अपने शेड्यूल में यह बताया स्टूडेंट्स को कि आपको कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कौन सी चीज उसमें से निकालनी है, कौन सी छोड़ देनी है, किस चैप्टर को पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे उसका नोट्स बनाना है। यह तरीका अगर हम सीख जाएं, जो सीखा, बहुत सारे छात्रों ने सीख लिया है उसको, एंड दे आर नाउ कॉन्फिडेंट कि अब वो उनका कॉन्सेप्ट बेहतर हो गया है। दैट इज अगेन वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। वो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो एनसीईआरटी की किताबें हम उस तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से, और उसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक पढ़ते जा रहे हैं, यह आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग उस कार्यक्रम में कि आपको चैप्टर क्या दिया जाएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कौन से पॉइंट्स छोड़ने हैं, कौन से पॉइंट लिखने हैं, कौन सा पॉइंट प्रिलिमिनरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है, जो काम किया गया है इसमें। तीसरी बात है कि जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, करंट अफेयर्स में हमें ध्यान यह रखना होता है, दो तरीके से करंट पढ़ा जाता है। एक को कहते हैं करंट इवेंट, कि जो घटनाएं हो रही हैं, और एक होता है करंट अफेयर्स। तो करंट इवेंट को एक तरफ कर लें और करंट अफेयर्स को एक तरफ कर लें तो दो बातें हमारे सामने आती हैं, जिसकी बात मैंने की है अपने इस मेंटरशिप कार्यक्रम में, कि उसमें स्टूडेंट्स को वह प्रोवाइड किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पर, अलग अलग स्रोतों से, वो चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे मैगजीन्स हैं, चाहे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, पीआईबी के रिलीजेस हैं, पीआईबी का एक्सप्लेनर्स है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से फिल्टर करके उनको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह जो इवेंट है यह प्रश्न कैसे दे सकता है, और उस इवेंट के अंदर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है, उस विधेयक को धन विधेयक की तरह पारित किया गया है। सबने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या यह घटना जो घटी कि आपने एक मनी बिल की तरह आपने उसको पारित किया है, तो अपोजिशन आलोचक यह कह रहा है कि आपने मिसयूज किया है अपने इस प्रोविजन का। तो क्या ये वाकई मिसयूज है? क्या ऐसा हो सकता है? उसकी संवैधानिकता क्या है? उसका कानूनी पक्ष क्या है? इन सभी बातों पर अगर गौर करें तो इसको कहा जाएगा करंट अफेयर्स। और एक है करंट इवेंट, एक विधेयक पारित हो गया, तो इवेंट से कौन सी बात आती है, अफेयर से क्या बात आती है, इसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मटेरियल रेगुलर बेसिस पर हम दे रहे हैं उनको, ताकि उनका जो बर्डन है वह शेयर हो हमारे साथ, और उनका जो समय अखबार को पढ़ने में लंबा समय जो जाता है वो बचे, ताकि वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सके, ऑप्शनल को फोकस कर सके। ये उसका पर्पस था। अब मेंटरशिप कार्यक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप मेंटर के साथ इंटरेक्शन कितना करते हैं और मेंटर के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने उसमें प्रोविजन यह रखा है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर मेंटर के साथ बैठकर इंटरेक्ट करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, और नियमित रूप से करेंगे। ऐसा नियमित रूप से आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, जो आपका स्टेटस है उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे मेंटर के साथ, प्रोग्रेस देखेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे। यह आपको एक नियमित सुविधा उसमें उपलब्ध है सबके लिए। दूसरा, कि वीक में एक क्लास ऐसी कर रहा हूं मैं जिसमें कि हम न केवल डाउट्स क्लियर करते हैं, बल्कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है या जो पढ़ना है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, उस पर मैं डिस्कस कर देता हूं क्लास में, या करूंगा क्लास में, ताकि कहीं से भी कोई रिस्क नहीं रहे, किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आए और आप उसको बहुत आसानी से समझ सकें। ऐसी स्थिति क्रिएट की जाएगी ताकि हम हर दिन अपने प्रोग्रेस को एसेस करते रहें। इसके अलावा जो क्या है कि जैसे मान लिया वीकली बेसिस पर हमारा प्रोग्रेस क्या है,
तो एक फॉर्मेट है जिसमें आपको फिल करना होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेटस रिपोर्ट, और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो हर स्टूडेंट को अपने साथ रखना है। मेंटर के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो आपको वो दिखलाना है कि आपने कहां तक प्रोग्रेस किया, जो आपने टारगेट आपको दिया गया था वो टारगेट आपने पूरा किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उसके पीछे तर्क संगत कारण क्या है, और अगर कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान, शंका का समाधान तत्काल कर दिया जाए। इस तरह की बात करके हम उस मेंटरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो जितनी बातें मैंने अभी आपको कही, खासतौर से मेंटर के साथ इंटरेक्शन को लेकर, तो उसमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया था कि ऑफलाइन जो क्लासेस होंगी या ऑफलाइन जो सिस्टम चलेगा उसमें 100 बच्चों से ज्यादा एडमिशन नहीं होगा, ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पर इंटरेक्शन कर सकें। उसी तरीके से हमने ऑनलाइन में भी नंबर फिक्स किए कि हम इस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, और ऑनलाइन वालों के साथ भी पर्सनल इंटरेक्शन टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पर हम ऑनलाइन होकर, लाइव होकर हम उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन के बच्चों को भी वही सुविधा मिले जो ऑफलाइन वालों को मिल रही है, अपने डाउट्स क्लियर करने के, और उस लेक्चर से जो मेंटर के साथ इंटरेक्शन के बाद हो रहा है। अब स्थिति क्या है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड यह आई है, नए स्टूडेंट्स की डिमांड यह आ रही है कि वो इससे मिस कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, चूंकि हमने 15 जुलाई से उसको स्टार्ट किया था और हमने 100 पर आकर उसको क्लोज कर दिया है। तो वी आर स्टार्टिंग अनदर बैच फॉर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम विद द सेम अप्रोच, विद द सेम आइडिया। जो आइडिया हमने अभी तक लगाया है उसी आइडिया पर हम एक नए बैच की शुरुआत करेंगे। ऑब्वियसली उसमें भी नंबर फिक्स रहेगा, लेकिन हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप सक्सेस के लिए बहुत उतावले हैं या आपको सक्सेस चाहिए, देन यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू शुड कम फॉरवर्ड। और उसके हिसाब से फिर जब हम एक साथ मिलते हैं तो हम अपनी पढ़ाई को एसेस भी करेंगे, अपने हिसाब से काम भी करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मुझे यह लगना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैंने छात्रों में देखा कि कोर्स जो चल रहा है, तो अभी हालांकि कम समय हुआ है 15 जुलाई के बाद, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने उभर कर आ रही है कि दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट कि नहीं, मैं कर सकता हूं ऐसा। ये पहली शर्त है सफलता की। तो अगर हम इस दूसरे बैच में भी ऐसा ही कुछ करेंगे तो हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस विकसित कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप अगर इस दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता डेफिनेटली आपके पास आएगी, एंड यू विल come out with a glaring success in your exam. Thank you very much.